हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का 6 जून 2025 शिफ्ट 1 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने करा दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको अभी तक पेपर नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके पहले के सारे पेपर मैंने उसी में डाले और आगे के भी मैं उसी में डालूंगा। तो आप उसको सेव करके रख सकते हैं सो देट कि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 26 एंड एक्स, इट्स एरिया इज। देखिए यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है और उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया निकालने का डायरेक्ट तरीका अपन जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि x के टर्म्स में दे रखी है अपन को साइड, तो सबसे पहले अपन को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसकी जो तीनों साइड है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए बेस और परपेंडिकुलर तो आप जिसको माने मान सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस मानते वक्त अगर आपने गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड। तो इन तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, तो यहां पे आप देखिए ये x है और ये x में से अपन कुछ घटा रहे हैं। तो जब x में से अगर मैं कुछ घटाऊंगा तो ऑब्वियस है कि वो x से छोटा होगा। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी x। तो हाइपोटेनियस हो गई x। अब बेस और परपेंडिकुलर में आप x माइनस 13 और x माइनस 26 इसमें से किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे मैंने मान लिया बेस x माइनस 13 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो गया अपना x माइनस 26 का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए सोल्व करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर, 13 दूनी 26x, 13 का स्क्वायर 169, फिर ये एक्स स्क्वायर 26 दूनी 52x, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है अपने पास 676। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्वाड्रेटिक तो बनेगी, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया 26 और 52, ये कितना हो गया 6 और 2 8 और 2 और 5 7 मतलब 78x। फिर 9 और 6 15 की 5, एक कैरी चला गया, 7 7 14 की 4, एक कैरी चला गया, 6 और 2 8, 845 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक अपने पास बनी। इसके रूट्स अपन को निकालने पड़ेंगे। अगर मैं 845 को तोड़ने की कोशिश करूं तो 845 क्या होगा, सबसे पहले तो 5 से जाता है ये, 5 इंटू कितना लिख सकते हैं अपन इसको, 5 का एक बार में 6 बार में 30 और 9 बार में 45, 5 इंटू 159। और 159 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। तो यहां पे आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 13 पंजे 65 मल्टीप्लाई 13, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 65 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि 78 जो है वो 65 प्लस 13 है। दैट मीन्स कि ये हो गया अपने पास माइनस 65x माइनस 13x, और ये हो गया अपने पास माइनस 65 मल्टीप्लाई माइनस 13। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अपन को साइन बदल के रूट्स आएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 65 और 13। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू है लेकिन इनमें से केवल एक ही पॉसिबल होगी। तो 13 जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप दूसरी साइड देखेंगे तो 13 माइनस 13 जीरो हो जाएगा। कभी भी ट्राइंगल की साइड जीरो नहीं हो सकती। और 13 माइनस 26 जो है वो माइनस 13 हो जाएगा, तो ट्राइंगल की साइड नेगेटिव भी नहीं हो सकती। दैट्स वाई यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x जो है वो 65 हो जाएगा। अपन को ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना था x माइनस 13 मतलब 65 माइनस 13 दैट इज 52, और परपेंडिकुलर कितना है 65 माइनस 26 दैट इज कितना 39। तो यहां पे आप सोल्व कर लीजिए, 2 से ये 26 बार में चला जाएगा। 26 इंटू 39, अपन चाहे तो यूनिट डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 9 6 जब 54, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 आएगी, जो कि केवल एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इफ tan थीटा इक्वल टू 7/8 देन इवेल्यूट। देखिए यहाँ पे tan थीटा आपको 7/8 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप tan थीटा की मदद से सीधा sin थीटा cos थीटा और कोट थीटा इसकी वैल्यू डाल दीजिए, या फिर थोड़ी सी पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए अगर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मिला के क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा की एक सिंपल सी आइडेंटिटी है, उसका इस्तेमाल अपन ने यहां पे करा। और नीचे में सेम तरीके से 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये अपना बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। कोट थीटा को आप लिख सकते हो कोस बटा साइन, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहां पे देखिए एक साइन थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, एक कोस थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, रह गया कोस बटा साइन, दैट इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। और टेन थीटा आपको दे रखा है तो ये आ जाएगा आपके पास 8 बटा 7 के बराबर। तो यहां पे देख सकते हो आप, अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हो। इतना सब जो मैंने किया ये आप मुंह जबानी भी कर सकते हो, मतलब इन सब के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, यहाँ पे अपन टेन थीटा की मदद से साइन थीटा, कोस थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। तो जैसे अगर टेन थीटा 7 बटा 8 है तो यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहूँ, इसको आप मान लीजिए थीटा। तो देखिए टेन क्या होता है, टेन होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो 7 है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो 8 है वो हो जाएगा बेस। अब यहां से आप ये निकाल लीजिए हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 49 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 64 प्लस 49, 9 और 4 13 की 3, एक कैरी चला गया, दैट इज 113, स्क्वायर रूट में 113। तो यहां पे आप देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया 7 और हाइपोटेनियस हो गया रूट 113। और कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 8 और हाइपोटेनियस है रूट 113। कोट थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोट तो जो है वो टेन का उल्टा होता है, दैट मीन्स कि अगर टेन थीटा 7 बटा 8 है तो कोट थीटा 8 बटा 7 होगा। और यहां से भी आप देख सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 8 और परपेंडिकुलर 7। अब ये सारी वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आंसर ऑब्वियस से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी बहुत होगी, वही अगर आप यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते तो ये कैलकुलेशन से आप बच जाते। इफ 24 is subtracted from 3 times an unknown number, the difference is 258. What is the unknown number? देखिए बोला जा रहा है कि अगर 24 को 3 टाइम्स दी अननोन नंबर, जैसे अननोन नंबर को अगर मैं x मान लूं तो इसका 3 टाइम्स दैट इज 3x में से अगर मैं 24 को सब्ट्रैक्ट करूं तो जो डिफरेंस है वो हो जाता है 258, दैट इज 3x माइनस 24 जो है वो इक्वल टू हो जाता है 258। तो अपन से अननोन नंबर पूछ रहा है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। 3x इक्वल टू ये 24 उधर जाएगा तो 8 और 4 12 की 2, एक कैरी चला गया, 3 और 5 8 और ये 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट अपन डिवाइड कर सकते हैं, 3 का 9 बार में 27 और 4 बार में 12, दैट इज 94, ऑप्शन नंबर 1। The sides of a rectangular field are 169 meter and 154 meter long. Its area is equal to the area of circular field. बोला जा रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड की जो साइड है वो 169 मीटर और 154 मीटर है, और इसका जो एरिया है वो एक सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर है। तो उस सर्कुलर फील्ड का सरकमफ्रेंस क्या होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे एक तरीके से अपन को कुछ भी नहीं करना, दोनों के एरिया को बराबर करना है। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया अपन जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 169 इंटू 154, और जो सर्कुलर फील्ड है उसका एरिया क्या हो जाता है, सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई को यहाँ पे पाई ही रहने देंगे, अगर पाई ही रहने देंगे तो दिक्कत होगी, तो पाई आप चेंज कर लीजिए, 22/7 लिख दीजिए और फिर आर स्क्वायर। तो यहां से अपन रेडियस निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 22 का ये 7 बार में चला जाता है मेरे हिसाब से, तो हाँ चला जाता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 7 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर, 159 कितना 13 का स्क्वायर। तो रेडियस यहां से अपन बोल सकते हैं 7 इंटू 13, ये हो गई अपनी रेडियस। अब सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई को डाल दीजिए 22/7 और रेडियस हो गया 7 इंटू 13, ये 7 अपना कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे आप सोल्व कर लीजिए, 22 दूनी 44, 44 इंटू 13 करेंगे, 13 का 4 बार में 52 की 2, 5 कैरी चला गया, 52 और 5 57, दैट इज 572, ऑप्शन नंबर 3। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो अपन को दे रखा है 6th रूट ऑफ 729, फिर है 4th रूट ऑफ 65536, फिर है क्यूब रूट ऑफ 5832 और फिर है स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो 729 जो है
वो अपना होता है 9 का क्यूब, और 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर का होल क्यूब, दैट इज क्या हो गया 3 की पावर 6। तो ये जो 729 का 6th रूट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 के बराबर। ये चीज तो आ गई 3। इसके बाद जो सिंपलेस्ट चीज है वो क्या है, 1764, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा आसान होता है, तो इसको अपन देख सकते हैं 1764 किसका स्क्वायर रहा होगा। तो यहां पे आप देखिए 1764 जो है वो 1600 से बड़ा है। 1600 का अगर मैं स्क्वायर रूट देखूं तो वो 40 होता है, दैट मीन्स कि 40 से बड़ा होगा। अब 40 से बड़ा ऐसा नंबर अपन को देखना है जिसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आए। तो 4 किसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 4 आता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो है वो 42 का स्क्वायर रहा होगा। 1764 क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे अपने पास बचता है 65536 और 5832। इन दोनों में थोड़ा अपन को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो 65536 है ये किसी ना किसी का स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि अगर आपको फोर्थ रूट निकालना है दैट मीन्स कि ये किसी ना किसी का स्क्वायर रहेगा, फिर उसका अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपन को ओवरऑल फोर्थ रूट मिल जाएगा। तो देखिए 65536 को अगर आपको सोचना है तो आप कैसे सोच सकते हैं, जैसे ये 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले तो 2 जीरो ले सकता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो थोड़ा। तो जैसे 200 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 40,000। और 30 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो अपने पास हो जाता है कितना, 90,000। दैट मीन्स कि 40,000 और 90,000 के बीच में है, तो ये जो है 200 और 300 के बीच में नंबर आएगा। अब 200 और 300 के बीच में काफी सारे स्क्वायर टर्म होते हैं, लेकिन ये उनमें से ही किसी एक का रहेगा, बिकॉज अपन को फोर्थ रूट पे पहुंचना है। दैट मीन्स कि फर्दर स्क्वायर रूट करना है, तो फर्दर स्क्वायर रूट तभी होगा जब वो एक स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो 200 और 300 के बीच में अगर मैं स्क्वायर वाले टर्म देखूं तो वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहां पे आप बोल सकते हो कि भैया 200 से ऊपर जब अपन जाते हैं तो सबसे पहला टर्म तो आता है अपने पास 225, फिर 225 के बाद आता है 259, और 259 के बाद जो है 17 का स्क्वायर दैट इज 289, है ना, नहीं 259 नहीं, सॉरी 16 का स्क्वायर 256, माय मिस्टेक, 256। ये 3 ही टर्म आते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं आता। दैट मीन्स कि ये जो है इन तीनों में से ही किसी का स्क्वायर रहेगा, इतना अपने पास पक्का है। अब 225 नहीं हो सकता क्योंकि 5 का स्क्वायर यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, लेकिन यहां पे 6 आ रहा है। 9 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 81, दैट मीन्स की यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या आएगा, 256 आएगा। अब 256 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 के बराबर। तो ये कितना हो गया, अगर मैं इसको ऐड करूं तो 3 और 42 45, 45 और 16, ये हो गया अपने पास 61 के बराबर। तो अब मैं बोल सकता हूं कि या तो आंसर 65 आएगा या 69 आएगा, इन दोनों में से तो कुछ नहीं आ सकता। 5832 इसका चाहिए क्यूब रूट। जैसे अगर मैं बात करूं 8000, 8000 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, लेकिन ये 8000 से छोटा है। दैट मीन्स कि इसका जो क्यूब रूट होगा वो 20 से तो छोटा होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकता हूं बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं होगा, मतलब इतना छोटा तो नहीं होगा कि 4 का क्यूब बन जाए। 4 का क्यूब तो आप जानते ही 64 होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं आंसर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। A man has to cover a distance of 387 km in 21 hours. If he covers two-thirds of this distance in 5/7 of the time, then what should his speed be to cover the remaining distance in the time left? देखिए बोला जा रहा है कि अगर एक आदमी 387 किलोमीटर का डिस्टेंस 21 घंटे में तय करता है, फिर आगे बोला जा रहा है इफ ही कवर्स 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस इन 5/7 ऑफ द टाइम, इस डिस्टेंस का 2/3 वो 5/7 टाइम में कवर कर लेता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी रिमेनिंग डिस्टेंस को रिमेनिंग टाइम में कवर करने के लिए। तो यहां पे आप देखिए 2/3 डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, इसका मतलब अभी 1/3 डिस्टेंस बचा है। 1/3 किसका, 387 का। और टाइम कितना बचा है, तो 5/7 टाइम उसने ले लिया। अब कितना टाइम बचा, 2/7 टाइम बचा। 2/7 किसका, 21 घंटे का, क्योंकि जो पूरा डिस्टेंस था वो उसको 21 घंटे में तय करना था। तो यहां पे ये हो गया डिस्टेंस, नीचे में आ गया टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस अपन को इसको सोल्व करना है 7 से 3 बार में, और डिसमल में आएगा आंसर। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा तो आएगा।
सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। ये हो गया 387 बाई 3 दूनी 6, 6 3 18, तो 18 से 18 दूनी 36 और 27, तो 18 एकम 18, 90, 18 पंजे 90, दैट इज 21.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ ए सम ऑफ ₹350 इज बोरोड फॉर 1.5 ईयर्स एट 20% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखिए, बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा यदि 350 रुपए को रेंट दिया जाए 1.5 साल के लिए 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल हो गया 350 रुपए, रेट हो गई 20% और टाइम हो गया 1.5 साल। 350 रुपए जैसी छोटी वैल्यू कोई क्यों ही फालतू उधारी पे ले रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है भैया, क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, 1.5 इंटू 2 3 हो गया और 3 इंटू 35 अगर आप करेंगे तो 105 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। The mode and median of a data set is 52.7 and 65 respectively. What is the mean of the data set? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन को इस्तेमाल करना है। देखिए जब कभी भी अगर आपको डेटा नहीं दे रखा और मोड और मीडियन आपको दे रखा है और मीन आपसे पूछ रहा है, तो ऑब्वियस है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोड, मीडियन और मीन, इन तीनों में से कोई दो वैल्यू आपको दे रखी है और तीसरी वैल्यू आपसे पूछ रही है, तो फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। कंफ्यूजिंग क्यों? क्योंकि इसमें अपन मेनली ये भूल जाते हैं कि माइनस किसके साथ लगाना है और ये नंबर किसके साथ लगाना है। तो देखिए इसको मैंने याद करने का क्या तरीका समझ रखा है। तो सब में तीनों में एम है, ठीक है, इसमें सेकेंड टर्म ओ है और इन दोनों में ई है। दैट मीन्स कि इतना पक्का हो गया कि जो ओ वाला टर्म है वो अलग रहेगा और ई वाले टर्म अलग रहेंगे। ये मेरे को थोड़ा एक कंफ्यूजन कम करता है। फिर इसके बाद मैंने समझा कि भैया 3 2 1 इस तरीके से नंबर आता है, तो 3 और 2 साथ में हो गए और 2 मतलब 3 और 2 साथ में हो गए और एक अलग हो गया। अब ये मीडियन और मीन में भी फिर कंफ्यूजन होता है कि भैया ठीक है मीडियन पहले रखूं या मीन पहले रखूं। तो देखिए ई के बाद डी आता है, तो यहां पे डी बड़ा है, ए छोटा है, तो बड़ा वाला टर्म जो है वो पहले आएगा, छोटा वाला टर्म बाद में आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको याद रख रखा है। आप जैसे भी याद रखना चाहे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक सुझाव है बस कि अगर आप इस तरीके से याद रखें। तो देखिए मोड हो गया 52.7, मीडियन क्या हो गया? मीडियन अपने पास आ गया 65 और मीन अपन से पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। चलिए ठीक है, तो 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 65 इंटू 3 हो गया 195, 195 माइनस 52.7 बटा 2, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो 10 में 7 गया 3 और 4 में 2 गया 2, 19 में 5 गया 14 बटा 2, तो 71.15 71.15 आएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। If 68 is the mean proportion between x and 272, what is the value of x? तो 68 जो है वो मीन प्रपोर्शन है। जब कभी भी तीन नंबर प्रपोर्शन में होते हैं तो वो एक रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो a जो है वो हो जाएगा x और c जो है वो हो जाएगा 272, क्योंकि 68 जो है वो मीन प्रपोर्शन है। मीन प्रपोर्शन क्या होता है? b। तो b हो गया 68, तो 68 इंटू 68 इक्वल टू x इंटू 272। इसको अपन को सोल्व करना है, तो आप चाहे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का भी सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। 68 से सीधा 4 बार में चला जाएगा और 4 का ये 4 एकम 4, 4 का 7 बार में 28, एक्स आ गया 17 के बराबर। ऑप्शन नंबर 1। एक्स वाई एंड जेड इन्वेस्ट ए सम इन द रेशियो 6:59:41 respectively. If they earned total profit of 3180 at the end of year, then what is the difference between the share of y and z? तो देखिए बोला जा रहा है कि x, y और z जो है वो 6, 59 और 41 के रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं और टोटल उनने 3180 रुपए एक साल के एंड पे कमाए। तो y और z का जो शेयर है उसका डिफरेंस क्या होगा? तो यहां पे अगर मैं बात करूं रेशियो की, तो 6:59:41 है, जिसमें ये x है, ये y है और ये z है। तो देखिए y और z का अगर मैं डिफरेंस लेऊं तो वो कितना आएगा? 59 माइनस 41, दैट मीन्स कितना हो गया? 9 9 18। तो जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियस है कि 18 का मल्टीपल होगी,
यहां पे आप चाहे तो 18 का मल्टीपल चेक करके इसको सोल्व कर सकते हो। 18 मतलब क्या होता है 9 इंटू 2, तो 9 का मल्टीपल होनी चाहिए वैल्यू। इसको अगर मैं देखूं तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 4 8, 8 और 8 16, दैट मीन्स कि ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 4 और 3 5, 5 और 2 7, सॉरी 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो ये हो सकता है। और 5 और 4 9, तो ये भी हो सकता है। तो दिक्कत हो गई भैया, दो मल्टीपल फंस गए, इस वजह से सोल्व करना ही पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए 3180 जो है वो इन तीनों में बटेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों का जो सम है उसकी वैल्यू हो गई 3180। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 59 प्लस 41, 9 और 6 15 और 1 16 की 6, एक कैरी चला गया, 5 और 5 10, मतलब ये 106 की वैल्यू है। तो अपन को कितने की वैल्यू निकालनी है 18 की वैल्यू निकालनी है। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो 2 से इसको काट लूं मैं 53, 2 से इसको काट लूं 9 बार में, तो 53 से देखिए कितनी बार में चला जाएगा, 53 का 6 बार में हो जाता है 318, तो 9 6 54, दैट मीन्स 540। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। A and B can do a job in 25 days and 18 days respectively. A works alone for 4 days and leaves the number of days required by B to complete the remaining job. बोला जा रहा है कि किसी काम को A 25 दिन में और B जो है वो 18 दिन में कर देता है। 4 दिन काम करने के बाद A काम को छोड़ देता है, तो बाकी बचे हुए काम को B कितने दिनों में कर देगा। चलिए ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं अपन इनकी एलसीएम ले लेते हैं। 25 और 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है और इसमें 5 होता नहीं। दैट मीन्स कि एलसीएम जो है वो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा। 25 इंटू 18, 25 इंटू 18 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 18 पंजे 90 की जीरो, 9 कैरी चला गया, 18 दूनी 36 और 9 45, 450। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 450 यूनिट है, उसको ए 25 दिन में कर देता है, तो हर दिन कितना काम करेगा 450 बटा 25, दैट इज 18 यूनिट काम करेगा। और सेम तरीके से बी इस पूरे काम को 18 दिन में करता है, तो हर दिन कितना काम करेगा 450 बटा 18, दैट इज 25 यूनिट वो काम करेगा। अब बोला गया कि ए ने जो है 4 दिन काम किया और फिर काम को छोड़ दिया, तो ए ने 4 दिन में कितना काम करेगा, ए हर दिन 18 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में 18 चौकू 72 यूनिट काम वो कर लेगा। बाकी बचे हुए काम को बी करेगा। बी कितने यूनिट से करता है 25 यूनिट से, तो मान लेते हैं एक्स दिन में वो काम करेगा, तो 25 इंटू एक्स ये हो गया उसका टोटल काम, तो टोटल काम आ गया 450 के बराबर। तो यहां से एक्स निकाल लीजिए आप, 450 माइनस 72 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 378, 378 बाय 25। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं या तो ऑप्शन नंबर 1 होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए सोल्व कर ही लेते हैं। 25 का एक बार में 25, 12 के मतलब 128, तो 12 पंजे 125, दैट इज 15 3 बटा 25, ऑप्शन नंबर 1। The average of 10 observation is 40. It was realized later that an observation was misread as 33 in place of 50. Find the correct average. बोला जा रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 40 है, और बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि एक ऑब्जर्वेशन को गलती से 33 पढ़ लिया 50 की जगह, मतलब जो ओरिजिनल डेटा था उसमें ऑब्जर्वेशन 50 थी लेकिन गलती से 33 पढ़ लिया, मतलब ये जो अपने पास एवरेज है ये 33 को लेके है, तो करेक्ट एवरेज अपन से पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए सिंपल सा तरीका होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। ये जो एवरेज आपके पास आया 40, इसको तो आप ऐसे कैसे ले लीजिए, एक ऑब्जर्वेशन को अपन ने गलती से क्या पढ़ लिया 33, तो उसको तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और जिसको मतलब जो सही है उसको मैं ऐड कर देता हूं, और ये जो चीज है इसको मैं सब लोगों में बांट देता हूं। सब लोग कितने 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में बांट दिया, तो 40 50 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, 17 बटा 10 मतलब 1.7, तो 41.7 ये होगा अपने पास करेक्ट एवरेज। सचिन सैलरी वाज फर्स्ट रिड्यूस बाय 16% एंड सब्सिक्वेंटली राइज्ड बाय 10%. व्हाट परसेंटेज वाज हिज फाइनल सैलरी लोअर कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। तो देखिए बोला जा रहा है कि सचिन की जो सैलरी है वो पहले 16% बढ़ी, फिर 10 नहीं पहले 16% घटी, फिर 10% बढ़ी, तो जो उसकी फाइनल सैलरी है वो कितनी होगी इनिशियल सैलरी के कंपैरिजन में। ठीक है, अपन यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, x1 प्लस x1 x2 बटा 100%। x1 और x2 क्या होंगे, उनके साइन के साथ आएंगे, मतलब अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन, इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन। तो देखिए पहले 16% घटी थी, मतलब x1 हो गया -16, और फिर 10% बढ़ी थी, मतलब x2 हो गया +10, तो ये -16 इंटू 10 बटा 100। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान सा है। ये कितना हो जाएगा, ये -6 और -1.6, दैट इज -7.6,
माइनस का मतलब है कि ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, और कितने का, 7.6% का, ऑप्शन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट इफ 17,700 इज डिपॉजिटेड एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो यहां पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, और प्रिंसिपल कितना है 17,700, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4%, और टाइम है 2 साल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो 2 साल में 4% के हिसाब से जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपन फॉर्मूला जानते हैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, ये होता है 2 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका। वैसे एक और भी यहां पे आप रेशियो वाला भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अपना काम हो जाएगा, लेकिन चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे x की वैल्यू अपन डाल देते हैं 4, तो 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16 बटा 100, दैट मीन्स कितना हो गया 8.16%। तो देखिए 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो 8.16% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 4 दूनी 8% का मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल जो है वो 0.16% का इंटरेस्ट मिलेगा। 0.16% की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो ये 0.16% किसका, 17,700 का। तो चलिए 0.16% आप निकाल लीजिए 17,700 का। यहां पे 2 जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो गया, बाकी आप यहां पे चाहो तो यूनिट डिजिट से भी चल सकते हो, नहीं चल पाओगे क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट सेम है। 7 इंटू 6 42, तो 2 आना चाहिए, और सब में यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, तो यूनिट डिजिट से तो काम नहीं होगा। हाँ, टेंस डिजिट से अपन चल सकते हैं, टेंस डिजिट सब में अलग अलग है, लेकिन कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। 16 इंटू 7 ही आपको करना है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज तो है नहीं। 16 इंटू 7 क्या होता है, 112 होता है, 11 कैरी चला गया, 112 प्लस 11 123 है ना, 123 होगा, 12 कैरी चला गया, 16 और 12 28, 28.32, ऑप्शन नंबर 2। If Vishal covers 184 km in a boat in 48 hours against the stream and he takes 12 hours with the stream, then find the speed of the stream. देखिए बोला जा रहा है कि विशाल 184 किलोमीटर 48 घंटे में कवर करता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलने का मतलब क्या है कि जिस दिशा में नदी जा रही है उसकी विपरीत दिशा में वो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है उसको अपन मानते हैं S1 माइनस S2, जहां पे S1 है बोट की स्पीड रुके हुए पानी में, और S2 है पानी की स्पीड। तो S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 184 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 48 घंटे। तो यहां से आप S1 माइनस S2 निकाल सकते हैं। ये पूरा पूरा होएगा क्या, पूरा पूरा तो नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो भी कर सके कर लेते हैं। कितने से जा रहा है, 4 से जा रहा है ना, चलिए 4 से 12 बार में, और 4 से 4 बार में 16, 6 बार में 24, फिर और चला जाएगा वैसे ही है, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 23 बार में, तो 23/6 यह हो गया किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया ही टेक्स 12 आवर्स विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ 12 घंटे लगते हैं। स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, मतलब जिस दिशा में नदी जा रही है उसी दिशा में वो जा रहा है, तो इसमें उसकी जो स्पीड है वो हो जाती है S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू हो जाएगी 184/12, डिस्टेंस सेम रहेगा 184, टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे। तो 12 से तो देखिए ये मेरे हिसाब से कैंसिल आउट तो नहीं होगा, 2 से आप इसको कर सकते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से ही 92 बार में, हाँ वैसे 4 से चला जाता कोई बात नहीं, 92/6 ही रहने देते हैं, डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो अब अपन से पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब S2 की वैल्यू अपन से पूछ रहा है, तो ये दूसरी वाली इक्वेशन में से घटा के पहली वाली इक्वेशन को आप घटा दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, मतलब दूसरी वाली में से पहली वाली को घटा के डिवाइड बाय 2 करना है। तो 92 माइनस 23 करेंगे तो 12 में से 3 गया 9, 8 में 2 गया 6, 59/6/2, 3 से 2 बार में, 3 से 23 बार में, तो 23/4 आएगा, 4 पंजे 20, 4 का 7 बार में 28, 4 पंजे 20, 5.75, ऑप्शन नंबर 4। A vendor bought lemons at 7 for ₹1. How many lemons must he sell for ₹1 to gain 40%? देखिए बोला जा रहा है कि वेंडर ने 7 लेमन खरीदे 1 रुपए में, तो 1 रुपए में उसको कितने लेमन बेचने चाहिए सो दैट कि उसको 40% का फायदा हो। तो यहां पे आप देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़े कंफ्यूजिंग है, लेकिन हर शिफ्ट में
क्वेश्चन पूछे आरआरबी एनटीपीसी ने, तो इसमें मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं। जैसे बोला जा रहा है कि 7 लेमन उसने खरीदे, अब कितने लेमन बेचने की 40% का फायदा हो, तो बस सीधा यहां पे 7 इंटू 100 प्लस 40 140% से डिवाइड कर दीजिए और 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। 7 से 20 बार में और 20 से 5 बार में, ये आपका आंसर आ गया। यही उल्टा अगर बोलता कि उसने 7 लेमन खरीदे या फिर जैसे 5 लेमन उसने बेचे, तो 40% के फायदे के लिए कितने लेमन खरीदे होंगे, तो बस इसको आपको कुछ भी नहीं करना था, 140 से मल्टीप्लाई करना था और 100 से डिवाइड करना था। कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, 5 से 5 इट इज 7। तो बस यही आपको काम करना है। यहां पे उल्टा आप काम कर रहे हो। जैसे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकालते वक्त अपन क्या करते थे, जैसे बोला जा रहा है कि भैया 40% का गेन चाहिए, तो मैं कॉस्ट प्राइस में क्या करता था, 140/100 से मल्टीप्लाई करता था, तो मेरे को सेलिंग प्राइस मिलता था। लेकिन यहां पे अपन उल्टा काम कर रहे हैं, और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जाते वक्त क्या काम करते थे, बोला गया कि अगर 40% का फायदा हुआ है तो अपन क्या करते थे, सेलिंग प्राइस में 140 से डिवाइड करते थे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तो अपन को कॉस्ट प्राइस मिलता था। लेकिन यहां पे अपन उल्टा कर रहे हैं। उल्टा कैसे कि 7 लेमन उसने खरीदे और कितना बेचना है, तो उसके लिए अपन 140 से डिवाइड कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 5 लेमन उसने बेचे तो कितने लेमन उसने खरीदे होंगे, इसके लिए अपन 140 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बस काम थोड़ा यहां पे उल्टा कर रहे हैं। ABCD is a trapezium in which BC parallel AD and AC equal to CD. If angle ABC is 69, angle BAC 23, then what is the measure of angle ACD? चलिए एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये अपना हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि BC जो है वो AD के पैरेलल है। दैट मीन्स की नेमिंग कुछ इस तरीके से करनी पड़ेगी, ABCD। तो ये जो BC है वो AD के पैरेलल हो जाएगा, और AC और CD, AC और CD मतलब AC तो डायगोनल हो गया अपने पास, है ना। चलिए AC और CD ये जो है वो अपन को बराबर दे रखा है, ये वाली साइड और ये वाली। एंगल ABC, एंगल ABC कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ये 69 डिग्री। एंगल BAC, तो BAC कौन सा होगा, ये वाला, दैट इज ये 23 डिग्री। तो अपन से एंगल ACD पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल अपन से पूछ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ रहा है तो बता देंगे भैया, उसमें क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ट्राइंगल है ACD, ये अपने पास कैसा ट्राइंगल हो गया, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, बिकॉज इसकी ये दो साइड जो है वो बराबर है। दैट मीन्स कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है भैया, अच्छी बात है, जानते हैं अपन। अब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जब कभी भी कोई भी ट्रेपेजियम होता है तो उसमें ये वाला जो एंगल होता है, एक मिनट रुकिए, ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि AD और BC जो है वो पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस हमेशा, पैरेलल लाइंस का जो सम होता है एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है सेम सेगमेंट में। तो ये दोनों सेगमेंट सेम है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। इसको अगर मैं थीटा मान लूं तो 23 प्लस थीटा प्लस 69 ये इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा कितना हो जाएगा, 9 3 12 की 2, एक कैरी चला गया, मतलब 180 माइनस 9 3 12 की 2, एक कैरी चला गया, 3 और 6 9, दैट इज कितना, 80 प्लस 8 मतलब 88। तो थीटा आ गया आपके पास 88। अब ये अगर आपके पास 88 है तो ये भी 88 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये होगा 180 माइनस 2 टाइम्स 88। तो 88 दूनी हो गया 176। तो 80 में से अगर आप 176 घटाएंगे तो 4 डिग्री का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। शुरुआती 10 प्राइम नंबर का एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन को 10 प्राइम नंबर लिखने पड़ेंगे। चलिए लिखते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए, है ना। फिर 19 के बाद आता है 23, और 23 के बाद कितना आता है 29, है ना। ठीक है, यही होते हैं। इनका एवरेज अपन को निकालना है। तो यहाँ पे कोई और तरीका है नहीं, अपन को सम वगैरह करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन भी कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 प्लस 11 हो गया 28, 28 प्लस 13 हो गया 41, 41 प्लस 19 ये हो गया 60, और 60 प्लस यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये 40, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 29 139, मतलब 129 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स 12.9। ऑप्शन नंबर 4।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए क्यूब विथ एन एज ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे अपन को लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, जो कि एक क्यूब से निकाला जा सकता है। देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं क्यूब की, तो क्यूब कुछ इस तरीके का होता है, मेनली इस तरीके का ही बनाते हैं अपन। अब इसमें जो लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होगा, उसका जो बेस होगा, वो बेस यहां पे कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये तो इस तरीके से कुछ होगा उसका बेस, और जो उसकी ऊपर का जो होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स वो कुछ इस तरीके से ऊपर यहां पे होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं जो क्यूब की लेंथ है वो इक्वल टू हो जाएगी सरकम बेस का डायमीटर। क्यूब की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बेस का डायमीटर। तो मैं बोल सकता हूं रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी आधी, दैट मीन्स 8/2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और जो इस राइट सर्कुलर कोन की हाइट है वो इक्वल टू हो जाएगी क्यूब की लेंथ, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहां पे अपन से उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई को आप डाल दीजिए 22/7, रेडियस हो गया 4, तो 4 × 4, और एच हो गई 8। तो चलिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। नीचे में 21 आएगा और चारों ही ऑप्शन में 21 है, तो यहाँ पे थोड़ा सोल्व करना ही पड़ेगा अपन को। यूनिट डिजिट का इस्तेमाल वैसे अपन कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर जैसे आप देखेंगे तो 6 × 1 6 + 2 8, यहाँ पे ऊपर में यूनिट डिजिट 8 आएगा। 4 × 1 4 + 2, यहाँ पे 6 आएगा। 8 × 1 8 और 2 10, मतलब यूनिट डिजिट 0। 7 × 1 7 और 2 9, दैट मीन्स यूनिट डिजिट 9। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस है कि यूनिट डिजिट जो है वो 2 का मल्टीपल ही होगा, तो 2 × 4 8, 8 × 4 32, मतलब 2, 2 × 8 16, तो यूनिट डिजिट कितना है 6, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर अपन गए, अब ब्रैकेट दो तरह के ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर ये हो गया पेरेंथेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, पेरेंथेसिस, मतलब अंदर ही अंदर वाला ब्रैकेट आपको सबसे पहले सोल्व करना होता है। तो 1 - 5 - 4, -4 + 4 करेंगे तो 0, ये आ गया 0। अब 7 × 0 0 ही होता है, दैट मीन्स कि ये पूरा ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट 0 आ गया, और 0 / 91 करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो 127 - 0 करेंगे तो 127 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 127, ऑप्शन नंबर 3। One pipe can fill the tank in 21 minutes while another pipe can empty completely fill tank in 24 minutes। देखिए एक पाइप है ए जो कि किसी टैंक को 21 मिनट में भर देता है, और एक पाइप है बी जो किसी टैंक को 24 मिनट में खाली कर देता है। ये खाली करने का काम कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो अपन नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, क्योंकि ये उल्टा काम कर रहा है। मेनली अपना पर्पस क्या होता है कि टैंक भरे, खाली थोड़ी करना चाहते हैं, लेकिन ये खाली कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी को माइनस साइन के साथ लेंगे। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन operated together on empty tank, how long will it take to fill 1/4 of the tank। देखिए बोला जा रहा है कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो 1/4 टैंक भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 21 और 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये होता है 3 × 7, ये होता है 3 × 8, तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 7 × 8, मतलब 21 × 8, तो 8 × 8 8 दूनी 16। तो यहाँ पे देखिए मैंने मान लिया कि टैंक की जो टोटल कैपेसिटी है वो 168 लीटर है। अगर ए पाइप उसको 21 घंटे में भर देता है तो हर घंटे कितना पानी डालेगा, 168/21, मतलब 8 लीटर पानी उसमें डालेगा। और बी पाइप अगर उस पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर देता है तो हर घंटे कितना पानी निकालेगा, 168/24, मतलब 7 लीटर पानी उसमें हर घंटे निकालेगा। अब जब ये दोनों साथ में खुलेंगे तो 8 लीटर पानी उसमें जाएगा और 7 लीटर निकल जाएगा, मतलब 1 घंटे में जो है वो केवल 1 लीटर पानी ही टैंक में जाएगा। अब अपन से पूछ रहा है कि 1/4 ऑफ द टैंक जो है वो कितनी देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप 168 का 1/4 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 168 का 1/4 आ गया 4 का 4 बार में और 2 बार में, मतलब 42 लीटर। तो 42 लीटर अपन को भरना है, हर घंटे जो है वो 1 लीटर पानी जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 42 घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब पूरा नहीं 1/4 भर जाएगा। 6893.5 × 603.3 × 0.3019। तो यहां पे आप देखिए इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि यहां पे कुछ सोल्व करने जैसा है ही नहीं। सब में अगर आप देखेंगे तो नंबर सेम है, बस डिस्मल इधर से उधर की है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इधर 1 डिजिट के बाद डिस्मल है, इधर 1 डिजिट और इधर 4 डिजिट,
तो मिला के कितनी डिजिट हो गई, मिला के 6 डिजिट हो गई। दैट मीन्स कि जो ओवरऑल आंसर आएगा उसमें राइट साइड से 6 डिजिट के बाद डिसिमल रहेगा, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पे मैं देखूं कि कौन कौन से ऑप्शन में राइट साइड से 6 डिजिट के बाद डिसिमल आएगा। तो यहां पे आप देखिए 4 और 3 7, तो 7 तो यहीं पर हो गई, दैट मीन्स कि ये आंसर नहीं होगा। फिर 3 और 3 6, यहां पर 6 है तो यही अपना आंसर होगा। बाकी और को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑब्वियस है कि जब आंसर 3 आ गया तो बाकी नहीं आएंगे, बिकॉज डिजिट सब में सेम है यहां पे। लेकिन अगर आप देखना चाहो तो देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ये भी नहीं होगा। फिर 2 और 1 3 और 1 4, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि कितने डिजिट के बाद आना चाहिए था डिसिमल, 6 डिजिट के बाद राइट साइड से। ठीक, चलिए द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन अपन को निकालना है। तो चलिए अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सारे नंबर्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर है। लेकिन अब यहां पे दिक्कत क्या है कि नंबर काफी बड़े बड़े, तो आप एक तरीका तो डेविएशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डेविएशन मेथड देखिए बहुत ज्यादा फायदेमंद कब होता है, डेविएशन मेथड बहुत ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब नंबर्स बहुत ज्यादा नजदीक हो, मतलब उनके बीच में 2 3 4 इतने का ही डिफरेंस हो। लेकिन अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो फिर डेविएशन मेथड भी आपकी कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाला, वो नंबर्स को छोटा जरूर कर देगा, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो आपको तब भी करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करें, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो डेविएशन मेथड लगा सकते हैं, मैं डेविएशन मेथड लगा लेता हूं। तो डेविएशन मेथड क्या बोलता है कि इन सब नंबर्स के नजदीक में एक नंबर ले लो जिसकी दूरी इन सारे नंबरों से आसपास हो। तो बीच का कोई नंबर लेना है तो 50 मान लेते हैं। तो अब यहां पे आप देखना है कि 50 जो है वो 28 से कितना बड़ा है, मतलब 28 जो है वो 50 से कितना छोटा है, तो 22 छोटा है इसलिए माइनस साइन। 31 कितना छोटा है, 19 छोटा है तो वो छोटा है इसलिए माइनस साइन। 40 कितना छोटा है, 10 छोटा है तो माइनस साइन। 63 जो है वो बड़ा है, और कितना बड़ा है, 13 बड़ा है इसलिए प्लस साइन। फिर 57 7 बड़ा है। 37 जो है वो 13 छोटा है। 34 जो है वो 16 छोटा है। 70 जो है वो 20 बड़ा है, और 99 जो है वो 49 बड़ा है। डिवाइड बाय कितने नंबर है, टोटल 9 नंबर है। चलिए अब यहां पे देखिए जो कैंसिल आउट हो उसको तो आप कैंसिल आउट करिए ही सही, जैसे +13 -13 तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर और क्या कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं तो कैंसिल आउट तो डायरेक्ट तो कैंसिल आउट नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं, सोल्व भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए सोल्व भी कर लेते हैं। तो 22 19 और 10, और इधर हो गया 16, तो कितना आ गया ये 22 + 19 दैट इज कितना, 41। 41 और 10 51, 51 और 16 दैट इज कितना 67, -67। फिर ये 7 20 और 49, तो 20 और 49 हो गया 59, 59 और 7 दैट इज कितना 76, 76 है ना, डिवाइड बाय 9। तो 76 में से 67 अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 और 6 9, 9 बाय 9 1, दैट मीन्स 50 + 1 दैट इज इक्वल टू 51। ऑप्शन नंबर 4। When x is added to each of these, then the numbers so obtained in this order are in proportion. Then if and y is greater than 0, what is the value of y? देखिए बोला जा रहा है कि ये जो 4 नंबर आपको दे रखे हैं 22 26 19 और 21, ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है। इनमें अगर मैं x ऐड कर दूंगा, इन चारों नंबर में अगर मैं x ऐड कर दूंगा तो जो नंबर मेरे पास आएंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, और फिर वहां से अपन को x की वैल्यू निकाल के ये सेकंड वाले प्रोपोर्शन में डालनी है, और यहां से y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। अभी तो अपनी ये चौथी ही शिफ्ट चल रही है, मतलब टोटल मैंने इससे पहले 3 शिफ्ट डाल चुका हूं, और ये 4th शिफ्ट मेरी चल रही है। इसमें जो है ये तीसरी बार ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मतलब आप देख सकते हैं कि 4 में से 3 शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाए, रिपीट होने के चांस काफी ज्यादा है। तो यहां पे आप देखिए एक ट्रिक चलती है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। एक जो अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड होता है वो क्या होता है कि इन सब में मैं एक्स ऐड कर दूं, तो 22 + x, 26 + x, 19 + x और 21 + x, और अगर वो चारों प्रोपोर्शन में होंगे तो मैं बोल सकता हूं कि प्रोपोर्शन में नंबर जब होते हैं तो वो एक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, a/b = c/t। तो ये हो गया a, b हो जाएगा 26 + x, c हो जाएगा 19 + x, और d हो जाएगा 21 + x। तो ये अपना ट्रेडिशनल मेथड हो गया, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आपके पास नहीं बनेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी जिसको आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। लेकिन एक ट्रिक भी यहाँ पे होती है। देखिए ट्रिक क्या होती है, ये सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग के 2 नंबर है इनको आपको लिखना है रेशियो में, दैट इज 22/26। फिर बाकी के जो 2 नंबर है उनको रेशियो में लिखना है, दैट इज 19/21। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो 22 और 19 का डिफरेंस है दैट इज 3, और 26 और 21 का डिफरेंस है दैट इज 5, उनको लिखना है। अब यहां पे आपको चेक करना है इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या है। तो 22 और 26 का डिफरेंस क्या है 4, 3 और 5 का डिफरेंस क्या है 2। तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस बराबर होना चाहिए था। डिफरेंस बराबर क्यों होना चाहिए था, तो देखिए इसके पीछे वैसे काफी, अगर अपन अच्छे से डिस्कस करना चाहें तो जब नंबर 4 प्रपोर्शन में होते हैं a/b = c/d, तो जो इनका सम होता है या इनका डिफरेंस वो भी इनके बराबर होता है, जैसे c - a जो है वो d - b के बराबर होता है। तो यहां पे अपन ने क्या किया, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 22 - 19 करा और 26 - 21 करा, तो यहां पे अगर मैं डायरेक्ट 22 + x - 19 + x करूंगा तो मेरे पास 3 ही आएगा। मतलब मैंने ये c - a लिखो या a - c/b - d लिखो, एक ही बात है ना, ये अलग अलग चीज नहीं है। तो a - c तो करा एक तरीके से मैंने यहां पर भी, तो a - c कितना आया 3 आया, और b - d क्या आया 5 आया। तो अब जब मैं उन्हें बोला कि a/b = a - c/b - d है, इसका मतलब ये हुआ ना कि 22/26 जो है वो 3/5 के बराबर होना चाहिए। लेकिन ये बराबर तो नहीं हो रहा क्योंकि इनका डिफरेंस 4 है, इनका डिफरेंस 2 है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। अब डिफरेंस कैसे बराबर होगा, तो देखिए ये 4 है ये 2 है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिफरेंस बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब आप यहां पे देखिए यहां भी 4 का डिफरेंस, यहां भी 4 का डिफरेंस, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों रेशियो बराबर है। मतलब यहां पे बोल सकते हैं कि भैया 22 से 6 गए तो कितने का डिफरेंस आया, मतलब कितना अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, तो 22 - 6 दैट इज इक्वल टू कितना 18, सॉरी 16। तो मैं बोल सकता हूं x आ जाएगा अपने पास -16। 26 में से 10 घटाएंगे तो 16 आएगा, मतलब अपन ने क्या करा 22 - 16 = 6, तो x जो है वो -16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे आप बोल सकते हो 2 × -16 जो है डिवाइड बाय y इक्वल टू y/4 × -16 -8, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां से अपन को y की वैल्यू निकालनी है ना, ये कितना हो जाएगा 16 × 4 64, -64 और -8 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -64 और -8 दैट इज -72, और 16 दूनी 32, तो y² इक्वल टू आ गया आपके पास -72 × -32, माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट में हो गया 72 × 32, तो 72 और 32 है ना, 32 तो होता है 16 × 2, 16 मतलब हो गया 4, और 72 दूनी 144, 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 12, तो 12 चौको 48, तो y आ जाएगा अपने पास 48 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। इफ x - 1/x = 4 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देखिए यहां से डायरेक्ट यहां पे पहुंचने का तरीका अपन जानते हैं, x³ - 1/x³ इक्वल टू x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स x - 1/x। ये डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर्मूला है। अलजेब्रा के कन्वर्जन फॉर्मूला याद रखिए, बहुत काम के, एक क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है। तो देखिए ये 4 का क्यूब प्लस 3 × 4, 4 का क्यूब हो गया 64, 64 प्लस 12 दैट इज कितना हो गया अपने पास 64 और 12 करेंगे तो 76, ऑप्शन नंबर 1। Manoj has 200 liters of oil A and 274 liters of oil B. He fills a number of identical containers with the two types of oil in a manner that each container has only one type of oil and all containers are completely filled. देखिए बोला जा रहा है कि मनोज के पास ए टाइप का 200 लीटर ऑयल है और बी टाइप का 274 लीटर ऑयल है, और इन दोनों ऑयल को उसको कुछ इस तरीके से छोटी छोटी शीशियों में भरना है कि जो शीशी की कैपेसिटी है वो इस तरीके से हो कि कोई भी शीशी आधी खाली ना रहे, मतलब जितनी भी शीशियां भरे वो पूरी भरे, और दोनों को जो है वो सेम टाइप की शीशी में भरना है। मतलब अगर मैंने एक शीशी ले ली जिसमें 5 लीटर आता है तो सारी शीशियां मेरे को 5-5 लीटर की ही लेनी है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि वो जो शीशी है उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, सो दैट कि जो मनोज है वो इन दोनों ऑयल को भर सके। तो यहां पे आप देखिए अपन को एक ऐसा नंबर लेना है
जो इन दोनों नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर सके। और मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम मतलब बड़े से बड़ा नंबर लेना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन एचसीएफ बोलते हैं। मतलब एक ऐसा बड़े से नंबर, बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड करें, तो इन दोनों का लेना है अपन को एचसीएफ। तो एचसीएफ लेने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डिफरेंस मेथड इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा इन दोनों का, 74। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो अपना आंसर होगा वो या तो 74 होगा या 74 का कोई फैक्टर होगा। अब 74 तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 74 से तो ये दोनों ही नहीं कट रहे। तो फिर यहां पे अगर मैं ऑप्शन से देखूं, तो देखिए 74 से केवल मतलब दो ही होगा, बिकॉज 10, 8 और 3 ये 74 के फैक्टर नहीं होते। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि मेरे को 2 लीटर की शीशी लेनी पड़ेगी। 2 लीटर की शीशी में लेऊंगा तभी जाके ये दोनों जो है वो पूरे तरीके से भर पाएंगे। मतलब कोई भी खाली नहीं रहेगा। अगर यहां पे आप 3, 8 या 10 की लेते तो कोई जो आखिरी शीशी होती वो आपकी थोड़ी खाली रह जाती, वो पूरी आपकी नहीं भर पाती। जैसे अगर मैं 10 लीटर की शीशी लूं, तो ये जो 200 लीटर है ये तो अपन एक तरीके से बोल सकते हैं कि 20 डिब्बियों में पूरा आ जाएगा। लेकिन ये जो 274 लीटर है इसमें क्या होगा, 27 डिब्बी तो आपकी पूरी भर जाएगी, लेकिन जो वो आखिरी वाली डिब्बी है उसमें सिर्फ 4 लीटर ही ऑयल जाएगा, क्योंकि आपके पास अब 4 लीटर ही बचा है। लेकिन अपन को यही काम नहीं करना था, अपन को शीशी की ऐसे कैपेसिटी लेनी थी कि जितनी भी शीशियां बने वो सारी पूरी भरे। तो उसके लिए क्या करना होगा, इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। फाइंड रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स निकालने हैं। तो यहां पे आप देखिए, आप चाहे तो वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो रूट्स निकालने का आपको एक फॉर्मूला भी पता है, श्रीधराचार्य मेथड, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो यहां पे आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की भी मदद ले सकते हैं। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, c/a। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा -4 और -12, दैट इज इक्वल टू कितना, -4.5। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 1.5 आ जाएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो -1.5 आ जाएगा, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स क्या है, तो सम ऑफ रूट क्या होगा आपके पास, -6/4। -6/4 मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया -1.5, दैट इज कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो यही आपका आंसर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट से अगर आप जाते तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट में दिक्कत ये है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आपका जो है सेम हो जाता, हाफ इंटू वन भी हाफ होएगा और -1/2 इंटू -1 भी हाफ होएगा। दैट्स वाई यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम नहीं चलता, तो अपन को सम ऑफ रूट निकालना है, या फिर आप डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड की मदद से भी सोल्व कर सकते हैं। अक्षय स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 24,000 देन हिज इनकम इज। तो देखिए इस तरीके का जो सेम क्वेश्चन है वो लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। 4th शिफ्ट अपन ये कर रहे हैं, और मान के चलिए कि चारों ही शिफ्ट में आया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को भी आने के चांस बहुत ज्यादा है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो इसको भी आप करके जाइए अच्छे से। देखिए बोला जा रहा है कि अक्षय जो है वो 40% इनकम का खर्च कर देता है और 24,000 रुपए बचाता है, तो उसकी इनकम क्या होगी। अगर इनकम को मैं 100% मान लू, तो 40% जो है वो खर्च करता है, तो सेव कितना करता है, मतलब बचाता कितना है, 100 - 40 दैट इज 60%। तो 60% की जो वैल्यू है वो अपन को दे दी 24,000, और अपन से इनकम दैट मीन्स कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 60 से आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये जीरो तो अपना एक कैंसिल आउट हो गया, ये 6 से कितनी बार में चला जाएगा, 6 से 400 बार में, 1% की वैल्यू आ गई 400, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 इंटू 100 मतलब 40,000। इसका मतलब उसकी इनकम कितनी होगी, 40,000 रुपए। If the selling price of a bed is 2 times of initial, then the profit is 11 times of initial. Find the initial profit percent. देखिए बोला जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है वो इनिशियल का 2 गुना कर दिया जाए, इनिशियल मतलब जो इनिशियल सेलिंग प्राइस है उसका 2 गुना कर दिया जाए, तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को एसपी मानूं तो 1 एसपी को बढ़ा के 2 एसपी कर दिया, और प्रॉफिट को जो है वो इनिशियल का 11 टाइम्स कर दिया जाए, इनिशियल मतलब इनिशियल प्रॉफिट का 11 टाइम्स कर दिया जाए, तो 1p को बढ़ा के 11p कर दिया, तो अपन से इनिशियल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना प्रॉफिट बढ़ता है उतनी ही सेलिंग प्राइस बढ़ती है, ये दोनों हमेशा बराबर बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ी, 1 एसपी से 2 एसपी हुआ मतलब 1 एसपी बढ़ा, और प्रॉफिट कितना बढ़ा, तो 1p से 11p हुआ मतलब 10p बढ़ा, तो ये जो दोनों बढ़त है वो बराबर होगी, तो 1 एसपी इक्वल टू 10p। तो यहां से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 10/1। मतलब आप मान लीजिए कि अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपए है तो जो प्रॉफिट है वो 1 रुपए का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट दैट इज 9 रुपए। तो यहां पे अपन से इनिशियल प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो 1 रुपए का फायदा कितने पे, 9 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%।
तो कितना आ जाएगा, 9 का 11 बार में 99, तो 11 1/9%। ऑप्शन नंबर 3। द मार्केट प्राइस ऑफ the mark price of a bookshelf is 3100, which is 25% above the cost price. It is sold at a discount of 12% on the mark price. Find the profit percent. तो देखिए बोला जा रहा है कि जो बुक शेल्फ है उसकी मार्क प्राइस 3100 रुपए है और ये जो कोस्ट प्राइस पे 25% अबोव है, मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये कोस्ट प्राइस से 25% ऊपर है और 12% का डिस्काउंट दिया गया है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए सेम टाइप का सवाल लगभग चारों शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसको भी आप करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है। यहां पे जब आपको बोला गया है कि कोस्ट प्राइस से 25% ऊपर है मार्क प्राइस, तो ये जो मार्क प्राइस की वैल्यू है इसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बिना इसके भी अपन कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो होता है फॉर्मूला क्या, मार्क प्राइस बाय कोस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन आएगा और लॉस हुआ है तो माइनस साइन आएगा। देखिए बोला गया कि जो कोस्ट प्राइस है मतलब जो मार्क प्राइस है वो कोस्ट प्राइस से 25% ऊपर है, तो अगर मैं कोस्ट प्राइस को 100 मान लूं तो मार्क प्राइस क्या बन जाएगी, उससे 25% ऊपर मतलब 125। और प्रॉफिट अपन को निकालना है तो 100 प्लस पी ले लीजिए, डिस्काउंट कितना है 12% का, तो 100 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। सोल्व कर लीजिए आप। सबसे पहले तो चाहे तो 4 से काट सकते हैं, 4 से 25 बार में, 4 से 22 बार में और 25 से ये 5 बार में, तो 5 इंटू 22 हो गया 110। 110 इक्वल टू 100 प्लस पी, मतलब पी कितना आ गया आपके पास, पी आ जाएगा 10%, तो 10% का जो है प्रॉफिट है। ये तो हुआ एक तरीका। देखिए एक और तरीका यहां पे है, हो क्या रहा है यहां पे कि पहले कोस्ट प्राइस को मैंने 25% ऊपर बढ़ाया, फिर 12% का मैंने उस पर डिस्काउंट दे दिया। तो जैसे ये अपनी कोस्ट प्राइस है, इस पे पहले मैंने क्या करा 25% का इंक्रीज किया, तो ये अपनी बन गई मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पे अब मैंने दे दिया 12% का डिस्काउंट, तो ये अपनी आ गई सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां जाता तो उसके लिए क्या तरीका है, यही तो मेरे को निकालना है ना कि कोस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कि कोस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस जाने में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो देखिए इसके लिए आप डायरेक्ट तरीका लगा सकते हो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का। ये क्या हो रहा है कि पहले 25% का इंक्रीज और फिर 12% का डिक्रीज। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100, जहां पर x1 और x2 उनके साइन के साथ आएंगे। अगर इंक्रीज है तो प्लस साइन और डिक्रीज है तो माइनस साइन। डिस्काउंट मतलब डिक्रीज और ये बढ़ाया है तो इंक्रीज। तो यहां पे x1 हो गया प्लस 25, फिर x2 हो गया माइनस 12, फिर प्लस 25 इंटू माइनस 12 बटा 100। देखिए 25 का 4 बार में, 4 का 3 बार में, 25 माइनस 12 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 13 आ जाएगा, और 13 माइनस 3 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल 10% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे भी अपने साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का डाउट डिस्कशन ग्रुप है, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं अभी तक। काफी सारे क्या मतलब लगभग 60-70 स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप जाके चेक करेंगे तो काफी लोगों को उनके सॉल्यूशन मिलते हैं। काफी सारे लोग अपने आप में आपस में भी देते हैं सॉल्यूशन, और काफी बार मैं भी सॉल्यूशन देता हूँ। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा होगा। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।